जय हिंद। तो इस वीडियो में हम क्लास 10th के भूगोल में इकाई 6 में आता है और अध्याय 11 में यह है आपका मानचित्र अध्ययन, जिसको हम लोग उच्चावच निरूपण के नाम से भी जानते हैं। मतलब इस चैप्टर का नाम है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि उच्चावच क्या होता है। उच्चावच का मतलब होता है धरातल। धरातल किसको कहते हैं? जहाँ पर पहाड़ उपस्थित होता है, जहाँ पर जमीन होता है, जिसको हम मैदान भी कहते हैं, जहाँ पर पठार होता है। तो यहाँ पर हम कुछ लिखे हैं, इसको समझ लेते हैं। उच्चावच का मतलब समझ लीजिए आप धरातल, जहाँ पर पहाड़, जमीन, नदी, समुद्र सारे चीज़ उपलब्ध होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उच्चावच या धरातल कहते हैं। तो यहाँ पर हम लिखे हैं कि उच्चावच में आपको आता है पर्वत। पर्वत तो आप लोग जानते होंगे। पर्वत का आकृति कैसे होता है? ऐसे आप देखे होंगे, है कि नहीं? ये आपका पहाड़ होता है, इसको हम पर्वत या पहाड़ कहते हैं। दूसरा चीज़ हम पठार। पठार और पर्वत में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता है, वो दोनों सेम ही चीज़ होता है, लेकिन इसका ऊपर वाला जो एरिया होता है वो सपाट होता है। मतलब इसकी ऊंचाई थोड़ा सा कम होता है पहाड़ की तुलना में, और ऊपर वाला एरिया क्या होता है? प्लेन होता है, जिस पर हम लोग क्या कर सकते हैं? अपने घर बना सकते हैं, खेती बाड़ी कर सकते हैं। अगला चीज़ है घाटी। घाटी किसे कहते हैं? तो घाटी का मतलब होता है कि ऐसा क्षेत्र जो दो पहाड़ों के बीच में हो। जैसे कि एक पहाड़ इधर से हम ले लेते हैं, एक पहाड़ इधर से बना देते हैं, इनके बीच वाला जो जमीन वाला जो एरिया होता है वो क्या कहलाता है? आपको घाटी कहलाता है। इसके बाद हम समझ लेते हैं मैदान क्या होता है। मैदान जहाँ पर हम लोग रहते हैं, प्लेन समतल सतह होता है, ये सारी जगह होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मैदान कहते हैं। समझ गए? तो ये उच्चावच में आपको सारे चीज़ आ जाता है। और ये सारे जो होता है ना, आपको 3 डायमेंशनल होता है। थ्री डायमेंशनल किसको कहते हैं? 3 डायमेंशनल का मतलब ये होता है जिसमें लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और ऊंचाई भी हो। जैसे आप पहाड़ को देखे होंगे, पहाड़ में एक ऊंचाई तो होता ही है, इसके साथ उसमें मोटाई भी होता है, और इसके साथ साथ उसका क्या होता है? चौड़ाई भी होता है। क्या वो 3 डायमेंशनल में आ जाएगा। जमीन में लंबाई चौड़ाई तो होता ही है, लेकिन खोदिएगा तो उसके नीचे आपको क्या मिलेगा? ऊंचाई भी है, गहराई भी मिल जाएगा। तो ये आपको 3 डायमेंशनल में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखे हैं त्रिविमीय आकृति भी इसको कहते हैं हम लोग। 3D इसको शॉर्ट में कहते हैं, जिसमें लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और क्या हो? ऊंचाई भी हो। तो आपका पहाड़ हो गया, जमीन हो गया, पठार हो गया, घाटी हो गया, ये सारे आपको क्या आता है? त्रिविमीय आकृति में आता है। अब हम नेक्स्ट समझ लेते हैं। अगला चीज है आपको 2 विमीय आकृति, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? 2 डायमेंशनल कहते हैं। क्या कहते हैं? 2 डायमेंशनल, जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये आप देख सकते हैं हमारे हाथों में क्या है? एक मैप्स है। इनमें आप क्या देख सकते हैं? इसमें केवल लंबाई है और इसके साथ चौड़ाई है। इसके अलावा इसमें मोटाई तो लगभग नहीं के बराबर ही है। तो ये आपको 2 विमीय आकृति या समतल भी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समतल या 2 विमीय आकृति। केवल इसमें लंबाई और चौड़ाई है, तो मोटाई इसमें नहीं के बराबर होता है। तो हम समझ लेंगे 2 विमीय आकृति किसको कहते हैं हम लोग? एक समतल सतह, जैसे कि आपका ये बोर्ड है। बोर्ड भी आपका क्या है? एक तरह से 2 विमीय आकृति है, जिसपे हम लिखते हैं वो आपको क्या हो गया? 2 विमीय आकृति। लेकिन इनमें कुछ ना कुछ मोटाई है, तो ये त्रिविमीय में आ जाएगा। लेकिन जिसपे हम लिखते हैं वो केवल क्या आपका? समतल है, इसलिए वो 2 विमीय में आ जाएगा। तो अब हम समझ लेते हैं कि इनमें आपको दिया है उच्चावच निरूपण। उच्चावच निरूपण क्या होता है? तो उच्चावच निरूपण से पहले हम एक चीज को जान लेते हैं, उच्चावच प्रदर्शन। जब हम क्या कर लेते हैं, मान के चलिए पहाड़ को, नदी को, समुद्र को, जमीन वाले एरिया को हम नक्शा में कहीं पर देखते हैं बनाया गया हो, लेकिन आपका नक्शा जो होता है उसमें केवल लंबाई और चौड़ाई ही होता है। जैसे कि हम ये मैप्स लेते हैं, तो मैप्स में इसमें 7 महाद्वीप के बारे में दिया गया है। तो ये क्या आपका 2 विमीय आकृति है, लेकिन इसमें क्या है आपका? बहुत सारे देश का फिगर है, इसके बहुत सारे देश का जगह है, पहाड़ है, नदी है, ये सारे चीज़ दिया गया है। लेकिन आपको नदी, समुद्र, पहाड़ जो भी है वो क्या आपको त्रिविमीय है, लेकिन उसको हम किस में दिखा रहे हैं? 2 विमीय आकृति में दिखा रहे हैं। यही चीज़ आपको क्या कहलाएगा? उच्चावच प्रदर्शन कहलाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि क्या लिखे उच्चावच प्रदर्शन में? धरातल पर स्थित त्रिविमीय आकृति। धरातल पर क्या क्या स्थित है? जानते हैं, पर्वत है, पहाड़ है, पठार है, घाटी है, मैदान है। इसको हम क्या कहते हैं? समतल सतह पर प्रदर्शित करना। इसको हम समतल सतह मतलब मैप से जब इसको हम दिखाते हैं, मैप से जब दिखाते हैं तो दिखाने की जो प्रक्रिया होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? उच्चावच प्रदर्शन कहते हैं, या उच्चावच प्रदर्शन कहलाता है। बात समझ गए? अब उच्चावच मैप्स में जो बहुत सारे चीज उच्चावच प्रदर्शन को दिखाया गया है, उसका बहुत सारे विधि है, बहुत सारे तरीका है। तो उसको हम जान लेते हैं उच्चावच प्रदर्शन के विधि को। उनमें पहला विधि आता है हैस्यूर विधि। ये एक ऐसा विधि है जिसमें उच्चावच प्रदर्शन के लिए, उच्चावच प्रदर्शन का मतलब कि त्रिविमीय आकृति को मैप्स पे दिखाना है। तो मैप्स दिखाने का जो तरीका, बहुत सारे तरीका होते हैं। जब आप मैप्स को देखते हैं, उनमें छोटी,
महीन एवं खंडित रेखाएं खींची जाती है, तो जो भी आप मैप्स, जैसे कि हम यहाँ पे मैप्स लिए हैं, तो इस मैप्स में आप देखे होंगे बहुत सारे इधर से भी लाइन खींचा हुआ है, ऐसे भी लाइन खींचा हुआ है, डॉट डॉट में भी लाइन खींचा हुआ है। तो ये लाइन जो खींचा हुआ है, यही लाइन खींचने की विधि को हम लोग क्या कहते हैं, हेस्यूर विधि कहते हैं। क्या कहते हैं, हेस्यूर विधि कहते हैं। यहाँ पे लिखा ऐसी विधि जिसमें उच्चावच प्रदर्शन के लिए छोटी महीन एवं खंडित रेखाएं खींची जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, हेस्यूर विधि। हेस्यूर विधि का खोज सर्वप्रथम जो किया था, ये ऑस्ट्रेलिया का एक सैन्य अधिकारी था जिसका नाम था लेहमान। यहाँ हम लिख दिए हैं ऐसी विधि, इस विधि का खोज, मतलब कौन विधि का, हेस्यूर विधि का खोज ऑस्ट्रेलिया के सैन्य अधिकारी लेहमान ने किया था। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ लिखे हैं तीव्र ढाल, यहाँ पे लिखे हैं मंद ढाल। तो आप देखे होंगे कि पहाड़ जब यहाँ पे बना लेते हैं, एक पहाड़ है, ये पहाड़ देख लीजिए, एक और पहाड़ हम बनाते हैं। तो ये दोनों पहाड़ में आपको क्या अंतर बुझाता है, बताइए। तो अंतर नहीं बता पाइएगा, तो यहाँ पर हम बताते हैं। देखिए, ये ऊपर से जब यहाँ मान लीजिए पहाड़ के ऊपर वाले सिरा पे आप बैठे हुए हैं, तो यहाँ से जब आप क्या कीजिएगा, नीचे उतरने की कोशिश कीजिएगा, ये थोड़ा सा क्या स्लोप है कि नहीं है, तो इससे आप किसी न किसी तरह से आराम से नीचे आ जाइए, क्योंकि आपका ढाल क्या है, थोड़ा समतल है, थोड़ा सा तिरछा है। लेकिन जब इस पहाड़ पे आप आते हैं, तो यहाँ से जब आप नीचे आने की कोशिश करते, इस साइड से तो आप आ जाइए, क्योंकि तिरछा है थोड़ा सा, इस पे से जो ऊपर से जंप करने की कोशिश कीजिएगा, सीधे नीचे की तरफ है, जिससे आपको क्या होगा, बहुत सारी कठिनाई होगा। तो जब पहाड़ की ऊंचाई जब सीधे नीचे की तरफ हो, तो उसको हम लोग कहते हैं तीव्र ढाल, जिससे हम रुक नहीं सकते हैं। लेकिन जिसकी ऊंचाई क्या थोड़ा सा तिरछा करके हो, जिससे हम आराम से नीचे आ सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मंद ढाल। तो हेस्यूर विधि में जो है ना, तीव्र ढाल को, तीव्र ढाल मतलब जो डायरेक्ट नीचे की तरफ हो, तीव्र ढाल को दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नजदीक नजदीक लाइन खींचते हैं। क्या करते हैं, नजदीक नजदीक लाइन खींचते हैं। लेकिन मंद ढाल को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा दूर दूर लाइन खींचते हैं। तो आप मैप्स में भी आप क्या किए होंगे, देखे होंगे कि बहुत सारी जगह पे नजदीक नजदीक लाइन भी खींचे हुए हैं, बहुत सारी जगह पे क्या है, दूर दूर लाइन भी खींचे हुए हैं। तो जो नजदीक नजदीक लाइन खींचा हुआ होता है, वो तीव्र ढाल को संकेत करता है, जो दूर दूर लाइन खींचा हुआ रहता है, उसको वो कौन चीज को इंडिकेट करता है, मंद ढाल को इंडिकेट करता है। बात समझ गए इसको। अब इसका दूसरा विधि आता है पर्वतीय छायाकरण विधि। तो पर्वतीय छायाकरण विधि में क्या होता है कि इस विधि को पहले हम पढ़ लेते हैं, क्या लिखे हैं। ऐसी विधि जिसमें उच्चावच प्रदर्शन के लिए उत्तर पश्चिम कोने से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है, उसे हम लोग पर्वतीय छायाकरण विधि कहते हैं। मतलब इस विधि में ये बताया गया है, जैसे कि पहाड़ का हमें क्या करना है, अगर छाया निकालना है, तो बताया गया है कि इस विधि में हमेशा ही प्रकाश का जो किरण पड़ेगा, वो किधर से पड़ेगा, उत्तर पश्चिम कोने से पड़ेगा। और पड़ने, जैसे कि यहाँ पे पहाड़ है, तो इसका जो छाया बनेगा ना, तो हमेशा इसका जो प्रकाश का जो किरण आएगा, ये उत्तर से आएगा या पश्चिम वाले कोने से आएगा। जैसे कि आप बना सकते हैं यहाँ पे इस प्रकार से, जब आप मैप्स बनाएंगे, ऊपर वाला को उत्तर कहते हैं, नीचे वाले को दक्षिण, इसको कहते हैं हम लोग पश्चिम, इसको पूर्व कहते हैं। तो मान के चलिए यहाँ पे आपको पहाड़ है, तो इस पे जब भी रोशनी पड़ेगा, किधर से पड़ेगा, उत्तर या पश्चिम से। और उत्तर और पश्चिम से जब भी प्रकाश की किरण पड़ेगा, तो इसका जो छाया बनेगा हमेशा किधर बनेगा, पूरब की तरफ बनेगा, पूरब या दक्षिण की तरफ बनेगा। आप जानबे करते किसी भी चीज का छाया जब भी बनता है, तो क्या होता है, रोशनी के क्या होता है, विपरीत होता है। जैसे कि आपको इधर से पूरब से अगर आपको रोशनी पड़ रहा है, तो आपका छाया किधर बनेगा, पश्चिम की तरफ, और पश्चिम से पड़ रहा है तो पूरब की तरफ। इस विधि में केवल ये चीज आपको ध्यान रखना है कि पर्वतीय छायाकरण विधि में आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि बताइए पर्वतीय छायाकरण विधि में प्रकाश की किरण पड़ने की अनुमान किधर से कल्पना की जाती है। तो आप बताइएगा क्या क्या बताइए, उत्तर पश्चिम कोने से, किधर से, उत्तर पश्चिम कोने से। और कदा पर्वतीय छायाकरण विधि कहलाता है। और इस विधि में विपरीत दिशा में छाया बनती है। तो ये आप फिजिक्स के नियम से भी जानते हैं, और इनमें भी आपको ध्यान रखना। तो पूछेगा पर्वतीय छायाकरण विधि में जो छाया बनती है, तो किस ओर बनती है, तो क्या बोलिएगा आप, प्रकाश के विपरीत दिशा में बनती है। और प्रकाश की किरण किधर से पड़ती है, उत्तर पश्चिम कोने से पड़ती है। तो अब हम चलते हैं इसके तीसरे विधि को समझते हैं। तो इसको हम कहते हैं तीसरा विधि में तल चिन्ह विधि। तल चिन्ह विधि क्या होता है, आप दुनिया में देखे होंगे कि बहुत सारे, जैसे सबसे बड़ा दुनिया का कौन सा पर्वत है, माउंट एवरेस्ट। तो उसकी ऊंचाई आप जानते होंगे 8,848 मीटर। तो क्या 8,848 मीटर जो है, क्या हम जहाँ पर अभी स्थित है, यहाँ से अगर उस माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को नापेंगे तो 8,848 हो जाएगा, नहीं होगा, उससे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिर हम जब माउंट एवरेस्ट के नज़दीक जाएंगे, वहाँ से नापेंगे पूरा ऊंचाई को,
तो उसकी ऊंचाई कितना हो जाएगा, वो भी 8,848 से कम होगा। तो फिर कम क्यों हो रहा है? हर एक जगह एक समान नहीं हो सकता है। इसलिए नहीं हो सकता है कि किसी भी चीज़ की ऊंचाई को जब भी मापा गया है तो उसको समुद्र तल के ऊंचाई से मापा गया है। मतलब दुनिया के जितने सारे समुद्र है, जितने सारे समुद्र है, सारे के पानी क्या है, समतल एक जगह पे क्या है, बराबर है। और समुद्र तल से हम किसी भी चीज़ की जब ऊंचाई को नापते हैं और उसी ऊंचाई को हम लोग मान्यता भी दिया गया है, तो उसी ऊंचाई को हम लोग क्या कहते हैं, तलचिन्ह विधि भी कहते हैं। तो यहाँ पे हम लिखे हैं ऐसी विधि जिसमें उच्चावच प्रदर्शन के लिए, उच्चावच प्रदर्शन फिर से आप याद कीजिए, उच्चावच प्रदर्शन क्या होता है, त्रिविमीय आकृति को, जैसे नदी समुद्र पहाड़ जब हम मैप्स पे दिखाते हैं तो वही क्या कहलाता है, आपको उच्चावच प्रदर्शन कहलाता है। तो ऐसी विधि जिसमें उच्चावच प्रदर्शन में किसी का भी ऊंचाई जब समुद्र तल से मापा जाता है, किसी भी चीज का ऊंचाई जब हम क्या करेंगे, समुद्र तल से नाप करके लिखेंगे, तो उससे हम लोग क्या कहेंगे, तलचिन्ह विधि। तलचिन्ह विधि को शॉर्ट में हम लोग कहते हैं BM, बेंच मार्क कहते, क्या कहते हैं, बेंच मार्क। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कोई घर बनाए, आप घर बनाए, आपकी घर की ऊंचाई 800 मीटर है, कितनी है, 800 मीटर है। तो आप जो अपने घर की ऊंचाई को नापिएगा जब समुद्र तल से जा करके, तो देखिए कि आपका ऊंचाई क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि आप जहाँ पर स्थित है समुद्र से क्या आप काफी ऊंचाई पर स्थित है। लेकिन आपके घर का ऊंचाई क्या कहलाएगा, आपका जहाँ पर स्थित है वहाँ पर ऊंचाई के हिसाब से मापा जाएगा। लेकिन आप समुद्र तल से जब उसकी ऊंचाई को मापिएगा तो आपको और क्या हो जाएगा, नीचे चले जाएगा, और उससे नापिएगा तो आपका कुछ ऊंचाई क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तब आपको जो है जब समुद्र तल से नाप के देखिएगा तो जो भी आए, मान लीजिए इसमें कुछ भी ऐड हो जाए, तो ये आपको कहलाएगा BM कहलाएगा, क्या कहलाएगा, BM, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बेंच मार्क कहते हैं। तो ये हो गया आपको क्या, तलचिन्ह। अब अगला चीज आता है स्थानिक ऊंचाई। जैसे आप घर को नाप लिए समुद्र तल के ऊंचाई से, और आप ही के घर का फायदा उठा करके कोई आदमी क्या कर लिया, जैसे कि आपका घर की ऊंचाई कितना हो गया, 800 BM है, और दूसरा आदमी घर बना लिया और वो चाह रहा है कि हमारा घर का ऊंचाई क्या होगा, समुद्र तल से तो नहीं जाएगा नापने के लिए, कहेगा नहीं ये हमारा पड़ोसिया जो है ये घर की ऊंचाई को माप लिया है समुद्र तल से, इसी की ऊंचाई से हम क्या कर लेते हैं, चेक करके अपना को नाप लेते हैं। तो जब आपके सहायता, आप तो समुद्र तल से नापे हैं, जब आपके सहायता समुद्र तल की ऊंचाई से जो मापा जाता है उसे तल चिन्ह कहते हैं, और आपके सहायता से जो आपके पड़ोसिया नाप रहा है तो क्या कहलाएगा, आपको स्थानिक ऊंचाई कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल इसको हम लोग कहते हैं स्पॉट हाइट, क्या कहते हैं, स्पॉट हाइट। तल चिन्ह की सहायता से किसी भी स्थान की मापी गई ऊंचाई को हम लोग क्या कहते हैं, स्थानिक ऊंचाई कहते हैं। मतलब तल चिन्ह की सहायता जब भी हम किसी भी ऊंचाई को नापते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्थानिक ऊंचाई। अब हम आगे देखेंगे पांचवा विधि कौन सी है। पांचवा विधि सीखेंगे, इसके बारे में समझेंगे। ये है आपको त्रिकोणमितीय स्टेशन। क्या है ये, त्रिकोणमितीय स्टेशन तथा ऐसी विधि जिसमें उच्चावच प्रदर्शन के लिए त्रिभुज बनाकर उसके बगल में धरातल की समुद्र तल से उसकी ऊंचाई को लिख दी जाती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय स्टेशन कहते हैं। अब देखिए क्या होता है, इनमें हम क्या बताए थे, किसी भी चीज की जब ऊंचाई को नापते हैं, कहाँ से नापते हैं, समुद्र तल से। हम मान लेते हैं कि एक आकृति, यहाँ पर हम समझ लेते हैं, ये 5वां नंबर का, जैसे हम समझ लेते हैं कोई आकृति है, जैसे कि आपके घर है, आपके घर की ऊंचाई कितना है, मान लेते हैं 100 मीटर है समुद्र तल से। कहाँ से माप का है, समुद्र तल। इसकी ऊंचाई कितनी है, 100 मीटर। आपके एक दोस्त है और वो जो है वो ऊंचाई अपने घर के माप का है समुद्र तल से ही, उसका हो गया कितना, 200 मीटर ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं, 200 मीटर। यहाँ पे एक तो और आपका तीसरा दोस्त है, मान लेते हैं ओम है कि नहीं, तो ओम का घर का ऊंचाई जो है 600 मीटर है। कितना है, रेमंत का 100 और इसका सुमित का कितना है, 200। तो 3 दोस्त है, सब अपने अपने घर की ऊंचाई को नाप लिए, कहाँ से, समुद्र तल से, है कि नहीं। नाप करके जब ये तीनों के बिंदु इंडिकेट कर दिए, एक बिंदु यहाँ पर, एक बिंदु यहाँ पर, एक बिंदु यहाँ पर, घर पे इंडिकेट कर दिए, और जब सभी बिंदु को आपस में क्या कर दीजिएगा, मिला दीजिएगा, तो क्या बनेगा, त्रिभुज नहीं बनता है। तो इस प्रकार के जो भी उच्चावच प्रदर्शन के लिए, मतलब मैप्स दिखाने के लिए इस प्रकार के आकृति का जब भी प्रयोग किया जाता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय स्टेशन। बात समझ गए। अब इसको आप समझ गए होंगे। ऐसी विधि जिसमें उच्चावच प्रदर्शन के लिए त्रिभुज बनाकर उसके बगल में धरातल की समुद्र तल से उसकी ऊंचाई को लिख दी जाती है। समुद्र तल की ऊंचाई को नहीं लिख दिए हैं और उसको आपस में क्या त्रिभुज बनाकर कर दिए, तो यही आपको क्या कहलाता है, त्रिकोणमितीय स्टेशन। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है,
फिर भी आपको ये पढ़ना है, एग्जाम में पूछ देगा तो इसको आप बना दे लीजिएगा, लिख दीजिएगा। अब अगला चीज आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्तर रंजन विधि। तो आप जो मैप्स देखते हैं तो उनमें देखे होंगे कि नीला कलर का, पीला कलर का, हरा कलर का, उजला कलर का, जैसे कि हम मैप्स लेते हैं। तो मैप्स जो आप देख रहे हैं, ये मैप्स देख रहे हैं ना, तो मैप्स में आप विभिन्न कलर को देख रहे हैं, नीला, पीला, हरा, उजला, नहीं देख रहे हैं, भूरा, बादामी, बहुत सारे कलर देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। जितने सारे जो कलर दिखाई दे रहा है, तो इनमें जो है आपको ये रंगीन मैप्स था, तो रंगीन मैप्स में जो विभिन्न कलरों का प्रयोग किया जाता है वो किस विधि के द्वारा किया जाता है? स्तर रंजन विधि के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ लेते जो लिखे हैं। ऐसी विधि जिसमें उच्चावच प्रदर्शन के लिए रंगीन मानचित्रों में, किस मानचित्रों में? रंगीन मानचित्रों में विभिन्न रंगों का उपयोग किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्तर रंजन विधि कहते हैं। तो आप जो मैप्स में देखते हैं भूरा कलर या बादामी कलर, तो भूरा कलर या बादामी कलर जो होता है ना, वो आपको किस चीज के लिए रहता है? कहीं पे कौन चीज को दिखाने के लिए होता है? पर्वत या पठार को दिखाने के लिए रहता है। फॉर एग्जाम्पल आप इस मैप्स में भी देखे होंगे, भूरा कलर जो लोहा कलर का नजर आता होगा, ना नजर आता है ये सब। तो भूरा कलर और इसके बाद बादामी कलर, ये किसको इंडिकेट करता है आपको? पर्वत या पहाड़ को इंडिकेट करता है। अगला चीज आपको है मैदान। तो हरा कलर में जो भी आपको नजर आता है मैप्स में, वो आपको किसको इंडिकेट करता है? मैदान, जमीन को इंडिकेट करता है। इसमें आप तो खाली हरे देख रहे हैं, ये तो महाद्वीप को इंडिकेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो हरा कलर जितना दिखाई दे रहा है सब क्या है? आपका मैदान। जैसे कि यहाँ पे आप हरा देख रहे हैं ना, ये मैदानी एरिया है। ये सब जितना आप देख रहे हैं हरा कलर में जितना आता है सारे आपका क्या है? मैदानी एरिया। इसके बाद आता है आपको पानी या जल। पानी या जल को इंडिकेट करने के लिए आपको किस रंग का उपयोग किया जाता है? नीला रंग का। आप जानते हैं हमारे पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है ना, कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारे पृथ्वी पे क्या है? बहुत ज्यादा पानी है। तो आंतरिक से जब देखते हैं तो हमारा पृथ्वी कैसा दिखता है? नीला दिखता है। तो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता है पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहा जाता है? नीला ग्रह। और पानी को दिखाने के लिए हम मैप्स में किसका प्रयोग करते हैं? नीला रंग का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीला कलर यहाँ दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? ये क्या है? आपको सारे पानी को इंडिकेट करता है। किसको इंडिकेट करता है? ये हरा है, ये क्या है? आपको नीला, नीला पानी को, हरा किसको? मैदान को। और इसके बाद आपको ये भूरा जो दिख रहा है किसको? पर्वत या पठार को। समझ गए बात? इसके बाद आपको आता बर्फ। तो बर्फ में आपको सफेद कलर जो दिखाई देता है वो क्या होता है? आपका बर्फ। इनमें भी आप सफेद देख रहे हैं, ये ग्रीनलैंड यहाँ पे है, ये वर्ल्ड मैप्स है, तो इनमें ग्रीनलैंड है। ये सारे क्या है? आपको बर्फ को इंडिकेट करता है। यहाँ पर ही व्हाइट नजर आता है। यहाँ पर अंटार्कटिक महासागर आप जानवे करते हैं, अंटार्कटिक महाद्वीप जो है ये क्या है? बर्फ से ही ढका हुआ है, उसमें बहुत कम संख्या में लोग रहते हैं। तो समझ गए बात को? तो ये आपका क्या था? स्तर रंजन। और ये आप बार बार देखते हैं, मैप्स में देखते ही रहते हैं। तो स्तर रंजन समझ गए। अब हम देखते हैं समोच्च रेखा। क्या देखेंगे? समोच्च रेखा कहता ऐसी विधि जिसमें उच्चावच प्रदर्शन के लिए क्या करते हैं? उच्चावच प्रदर्शन के लिए समुद्र जल तल से एक समान ऊंचाई वाले बिंदुओं या स्थानों को मिलाकर जब काल्पनिक रेखाएं खींची जाती है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? समोच्च रेखाएं कहते हैं। बात तो आप नहीं समझे होंगे, थोड़ा लॉन्ग है, इसको हम थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। इनमें क्या कहा गया कि एक ऐसा विधि है जो कि मैप्स पे ही दिखाया जाता है, लेकिन कैसे दिखाया जाता है? तो मान लेते हैं कि एक हम बिंदु ले लेते हैं, क्योंकि ये बिंदु इसलिए क्योंकि मैप से तो हम बिंदु के द्वारा ही दिखाएंगे, क्योंकि वहाँ फिगर तो बना सकते हैं नहीं, ये 3 डायमेंशनल। तो मान लेते हैं कि ये बिंदु जो है ना, इसका ऊंचाई कितना है? आपको 300 मीटर है। कितना मीटर है? 300। एक तो और बिंदु आप ले लीजिए, जैसे पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? 300 मीटर है। मैप्स पे आप बिंदु नोट कर दिए और उस पर लिख दिए उसकी ऊंचाई कितनी है? 300 मीटर। एक और बिंदु ले लिए, उसका ऊंचाई कितनी है? बिंदु का मतलब क्या? पहाड़ ले लीजिए या क्या कहते हैं मैदानी एरिया ले लीजिए, उसकी ऊंचाई को आप क्या कर दीजिए? इस प्रकार से लिख दीजिए। इसका ऊंचाई कितनी है? 300 मीटर। एक तो अगला आप ले लिए पहाड़ की ऊंचाई उस बिंदु के रूप में, उसकी ऊंचाई कितनी है? 500 मीटर। कितना ले लिए? 500। फिर अगला ले लिए, ये कितना है? 600। इस हिसाब से आप ले लिए। इधर भी हम ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं? 300 मीटर ले लेते हैं। कितना ले लेंगे? 300 मीटर ले लिए। फिर एक तो अगला ले लेते हैं 500 मीटर। फिर अगला ले लेते हैं 600 मीटर। इस हिसाब से आप पहाड़ की ऊंचाई को आप क्या कर लीजिए? नोट करके लिख लीजिए। मैप्स लिखा हुआ रहता है ना, बिंदु बिंदु करके ऊंचाई करके।
जब इसको आप क्या कर देते हैं, डॉट डॉट लाइन के द्वारा क्या कर देते हैं, डॉट 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 लाइन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, काल्पनिक बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे समान ऊंचाई वाला 300 मीटर वाला यहाँ पे है और 300 मीटर वाला कहाँ पे है, यहाँ पे। इसको जब डॉट डॉट लाइन से क्या कर देते हैं, गोल करके क्या कर देते हैं, घेर देते हैं। तो समान ऊंचाई वाला है कि नहीं है, समान ऊंचाई को एक साथ में डॉट डॉट लाइन से घेर दिए। फिर इसके बाद यहाँ 300 मीटर वाला यहाँ पर भी है कि नहीं। इसको जब आप डॉट डॉट लाइन से क्या कर देते हैं, ऐसे करके घेर देते हैं। फिर ये 500 वाला यहाँ पे है कि नहीं है, मतलब 500 मीटर का पहाड़ यहाँ पे है, तो 500 मीटर का पहाड़ यहाँ पे। जब इसके बिंदु को क्या कर दीजिएगा, ऐसे करके मिला दीजिएगा। फिर यहाँ पे 600 मीटर वाला पहाड़ की ऊंचाई है, इसको मैप पे ऐसे करके मिला दीजिएगा। तो ये आपको क्या कहलाएगा, कौन सा विधि कहलाएगा, समोच्च रेखाएं विधि कहलाएगा। मतलब आप मैप्स पे तो बिंदु के द्वारा ही नहीं दर्शाते हैं, वहाँ पे पहाड़ थोड़े ना बना सकते हैं। तो बिंदु के द्वारा जब इसको आप दर्शा देते हैं तो वो आपको क्या कहलाता है, समोच्च रेखाएं विधि कहलाता है। और यही विधि का प्रयोग आप कहीं पर भी देखे होंगे मैप्स में, जब भी ऊंचाई लिखा हुआ रहता है उसको बिंदु में ही इंडिकेट किया हुआ रहता है। जैसे कि यहाँ पर भी आप देखे होंगे, ये मैप्स है आपको, है कि नहीं। तो मैप्स में यहाँ पे लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है कि 200 समुद्र तल से 0 या 200 या 2000 जो भी है ऊंचाई दिया गया। तो इसको जो है ना, ये डॉट डॉट लाइन में ही इसमें कहीं न कहीं इंडिकेट किया गया, जो कि अभी मैप्स पूरा डिटेल से हम इसमें नहीं समझ पाते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा जूम नहीं हो पाता है। तो इस हिसाब से जब आकृति, इसका आकृति आप देखे होंगे, ये कौन सा विधि का आकृति है, ये समोच्च रेखा। और दुनिया में जितने सारे ये उच्चावच प्रदर्शन की विधि है, उन्हें सबसे सर्वश्रेष्ठ किसको माना गया है, समोच्च रेखा। समोच्च रेखाओं की सहायता से उच्चावच प्रदर्शन की विधि को क्या माना गया, सर्वश्रेष्ठ। ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा किस विधि को उच्चावच प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया, तो क्या बोलेंगे, कौन, समोच्च रेखा। तो ये आपका चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू, जय हिंद।